कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रूपाली को विश्वास नहीं हुआ अमरजीत जेल से छूट चुका है। उसे लगा उसका डर हकीकत बन गया है। क्या करेगी वो? हर पल खौफ लगा रहेगा। जहाँ जाएगी भीड़ में अमरजीत को ही ढूंढती रहेगी। कब तक इस डर के साथ जिएगी? उसने अपने मन को समझाया, हो सकता है अमरजीत बदल गया हो। जेल में इतना समय बिताने के बाद उसको समझ आ गया हो कि वो गलत था और खुद ही उससे दूरी बनाकर रखेगा। वो बेकार दोबारा क्यों मुसीबत में पड़ेगा। अकेली तो रात को उसके माँ पिताजी कहीं वैसे भी नहीं जाने देते और ध्यान रखेगी कहीं सुनसान जगह नहीं जाएगी। बहुत सावधानी से रहेगी। उसने राधिका और जवाहर को भी बताया तो दोनों के चेहरे के डर के मारे सफ़ेद पड़ गए। वे अमरजीत से एक दो बार कॉलेज के समय मिले थे, लेकिन तब नहीं जानते थे इतना बड़ा साइको है वो। रूपाली ने तब उसके व्यवहार के बारे में उन्हें बताया भी नहीं था। ये सोचकर बेकार चिंतित हो जाएंगे। उन्हें तो उसके बारे में हादसे वाले दिन पता चला था। रूपाली के दोस्त डरी सहमी रूपाली को घर पहुंचाने आए थे। दोनों बहुत बुरी तरह डरे गए थे। बाद में कई चक्कर लगाने पड़े थे पुलिस थाने और कोर्ट के। सबकी गवाही और सबूत के बलबूते पर अमरजीत को 3 साल की सज़ा हो गई थी। सज़ा के बाद भी अमरजीत को कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट में भी चिल्ला कर बोला था, रूपाली मेरा इंतज़ार करना, रिहा होते ही मैं लेने आऊँगा। सुनकर रूपाली की आत्मा कांप गई थी। उसे विश्वास नहीं हुआ था कोई ऐसा किसी के लिए पागल कैसे हो सकता है। रूपाली की बात सुनकर राधिका तो रोने लगी। रोते हुए बोली, मैं तो भूलने लगी थी वो भयानक हादसा। भूत कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। उसने फिर पहले जैसा हमला कर दिया तो पहली बार किस्मत अच्छी थी, इतने लोग आसपास थे। जवाहर चिंतित स्वर में बोला, हो सकता है उसे अकल आ गई हो। अच्छा सोच, सब अच्छा होगा। राधिका बोली, अच्छा सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल सोचना। हमें रूपाली की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जवाहर दुखी स्वर में बोला, वो खतरा कोई सीमित समय के लिए तो नहीं है, कब तक खौफ में जिएंगे। रूपाली चिंतित स्वर में बोली, आप दोनों टेंशन मत लो, मैं कभी भी जाऊंगी, बहुत सावधानी से रहूंगी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उन तीनों की बात करते करते देवांश आ गया। उसके साथ कई लोग थे। उन तीनों को चिंतित देखकर बोला, परेशान मत हो, मैं रूपाली की सुरक्षा का सारा इंतजाम कर दूंगा। फिर घर में जो अफरा तफरी मची, वह तीनों तो मुंह बाए सोफे पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद देवांश भी आकर बैठ गया और बोला, मैंने टाइट सिक्योरिटी लगा दी है। घर के बाहर एक आगे और एक पीछे हमेशा गार्ड खड़ा रहेगा। रूपाली, अब तुम स्कूटी पर कहीं नहीं जाओगी। मैंने एक गाड़ी ड्राइवर सहित खड़ी कर दी है, उसमें भी एक गार्ड रहेगा। जहाँ भी जाओगी वह दोनों तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बेल लगवा दी है, जो भी आएगा पहले कमरे से चेक कर लेना कौन है, फिर दरवाज़ा खोलना। गार्ड भी आते जाते चेक करेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर एक लंबी सांस खींचते हुए देवांश रूपाली से बोला, चलो एक कप चाय पिला दो। चाय पीकर वो चला गया। राधिका बोली, क्या तूफान मेल है, इतनी सी देर में घर को किला बना दिया। रूपाली बोली, अमरजीत नाम की सही परेशानी गले पड़ गई है। जवाहर बोला, लेकिन देवांश ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। रूपाली की सुरक्षा के लिए चिंता करने की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पुख्ता इंतजाम इतने दम घोटू हैं, ये जल्दी ही तीनों को समझ आ गया। सब्जी लेने भी बाहर खड़ी होती रूपाली तो एक गार्ड उसके पास आकर खड़ा हो जाता और चारों तरफ देखता रहता। रूपाली को बड़ा असहज लगता। फिर पड़ोसी बातें बनाने लगी। एक ने पूछा सब्जी लेते हुए, क्या हुआ, हमला होने वाला है क्या तुम पर? रूपाली झेपते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस किसी ने धमकी दी थी। दूसरी बोली, सुना है किसी रईस लौंडे से ब्याह हो रहा है तुम्हारा, तभी गाड़ी वाड़ी खड़ी रहने लगी है दरवाजे पर। पहली बोली, इससे कितनी बार तो पूछा, क्या लेप लगाती है चेहरे पर जो इतना दमकता है, मजाल है जो बता दिया हो। मेरी मिन्ना के लगवा देती तो वो भी पैसे वाला लौंडा फंसा लेती। रूपाली बिना सब्जी लिए अंदर चली गई। एक दिन रेखा ने फ़ोन पर झुंझला कर कहा, यार तेरे घर आने में बोरियत होती है। अब वो तेरा गार्ड कुत्ते की तरह सूंघता है, 10 सवाल करता है, तब अंदर जाने को मिलता है। रूपाली उदासी भरी आवाज़ में बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ऐसा करते हैं मैं ही आ जाती हूँ। रेखा चिल्लाई, नहीं तू रहने दे, तेरा वो गार्ड भी लटक कर आएगा। मैं ही आ जाऊँगी 1-2 दिन में मिलने। वैसे भी मैं आगे पढ़ने के लिए फॉर्म भर रही हूँ, मेरी तो शादी नहीं हो रही है ना।
रूपाली ने निराशा में फ़ोन रख दिया। हर 1.5-2 घंटे में देवांश का फ़ोन आ जाता, सब ठीक तो है ना। वो शाम को ऑफिस से घर जाते हुए निरीक्षण करने आता स्थिति का, तीनों गार्ड से पूछताछ करता, कुछ संदिग्ध तो नज़र नहीं आया। रूपाली को बार बार हिदायत देता। उस दिन भी देवांश निर्देश दे रहा था, रूपाली अपनी आंखें खुली रखना, जरा भी कुछ गड़बड़ लगे तुरंत गार्ड को सतर्क करना। रूपाली हाँ हाँ कर रही थी, उसका ध्यान देवांश की बातों में कम उस पर अधिक था। उसको लग रहा था उसकी दोनों सखियां सही कह रही थी। देवांश बहुत मैनली और हैंडसम है। इस समय जब पूरी एकाग्रता से अपने कार में लगा हुआ है तो गजब लग रहा है। हमेशा उसके बाल सलीके से बने होते हैं, लेकिन इस समय तनाव के कारण बेतरतीब हो रहे थे। जीन्स और टी शर्ट में और भी अधिक प्रभावशाली लग रहा था। अधिकतर शर्ट पैंट पहनने वाला उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। अपने ही सपनों में खोई अपने आप से बात कर रही थी रूपाली। अब तो सचमुच प्यार हो गया है। तभी देवांश कह रहा था, फिर लगा तुम्हें अमरजीत कहीं आसपास है। अपने ख्यालों में खोई धीरे से फुसफुसाई, हाँ। देवांश कुर्सी पर बैठा था, उचक कर उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो चिंतित और ऊंची आवाज में बोला, क्या तुमने बताया भी नहीं रूपाली? रूपाली जैसे होश में आई हो, शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कुछ और सोचने लगी थी। उसकी गालों की लाली और आंखों की लज्जा देख देवांश धीरे से बोला, और क्या सोच रही थी रूपाली? रूपाली बात पलटते हुए बोली, यही कि आप कितनी सीरियसली सब काम कर रहे हैं। वैसे आपने उस दिन फार्म हाउस के लिए पूरे दिन की छुट्टी ली थी, बड़ा आश्चर्य हुआ। देवांश रूपाली के बगल में सोफे पर बैठकर उसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमसे ही सीखा है रूपाली, रिश्ते को अहमियत देना। मुझे समझ आ गया है बिजनेस से भी ज़रूरी कुछ और चीज़ें हैं, और इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। रूपाली को उसकी आंख में दर्द नजर आ रहा था। उसने अपने माथे पर गिरते बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम्हें कुछ हो ना जाए, इस बात से बहुत डर लगने लगा है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी करूँगा। देवांश खामोश हो गया। रूपाली भी इतनी भावुक हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। वातावरण तनाव और भावना से भारी हो रहा था। सन्नाटे में दोनों को अपने दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। देवांश रूपाली के बिल्कुल करीब आकर उस पर झुक गया और बोला, तुम्हारे बिना जिंदगी की अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। रूपाली की आंखें नम हो गई। देवांश धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ पल निहारता रहा, फिर अपने कांपते होंठ उसके होठों पर रख दिए। रूपाली ने भी अपने होठ आमंत्रण में उसके लिए हल्के से खोल दिए। रूपाली ने आंखें बंद कर ली और अपनी बाहें देवांश के गले में डालते हुए और करीब खिसक गई। वो इस एहसास को पी लेना चाहती थी। उसके होठों का बढ़ता दबाव, पीठ पर फिसलती उंगलियां, उसकी पूरी देह जागृत हो गई थी। देवांश ने धीरे से दबाव डालकर रूपाली को सोफे पर लिटा दिया और उसके ऊपर अपना भार डालते हुए बोला, रूपाली एक बार दिल से बोलो, तुम मुझे प्यार करती हो। रूपाली ने अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाते हुए, उसकी पीठ फेरते हुए उसे महसूस किया, फिर उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर तनाव था, माथे पर पसीना था। उसने धीरे से उसका एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, मेरी धड़कनें सुनिए, अब हर धड़कन एक ही बात कहती है, आई लव यू। देवांश की आंखों में तूफान था, जैसे सारे वादे आज ही लेना चाहता हो। वो भर्राई आवाज में बोला, बोलो, तुम केवल मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। रूपाली ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। और ना जाने कितनी देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते कि अंदर से राधिका की आवाज़ आई, खाना लगा दो क्या? दोनों जैसे होश में आए, एकदम से अलग हुए। देवांश बहुत कोशिश कर रहा था अमरजीत के बारे में पता करने की कि आखिर वो है कहाँ, लेकिन ना पुलिस जानती थी ना उसके आदमी पता कर पा रहे थे। हर दिन उसके लिए भारी पड़ रहा था। वो बौखलाहट महसूस करने लगा था। वो खाना पीना भूल कर बस अमरजीत के बारे में पता करने में लगा रहता था। रूपाली भी 10-15 दिन में बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई थी। अमरजीत के रिहा होने से डर लग रहा था, लेकिन 24 घंटे खड़े गार्ड और देवांश की चिंता के कारण डर हर पल उस पर हावी रहने लगा था। उसको ऐसा लगता वो हर डर को जी रही थी। न भूख लगती, न किसी काम में मन लगता। अब वो देवांश से भी चिल्लाकर बात करने लगी थी। उसकी चिल्लाहट सुनकर देवांश चुप हो जाता। वो रूपाली की स्थिति समझ रहा था। उसे लगता रूपाली सही थी। हर वक्त एक डर के माहौल में जीना बहुत कठिन है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था अमरजीत के बारे में पता करने की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इस कारण वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन और क्या करे। रूपाली को खोने का डर और अकेलापन वो समझता था,
अब रूपाली ही उसकी ज़िंदगी थी। बस एक बार अमरजीत का पता चल जाए वो कहाँ है, फिर वो उसके पीछे अपने आदमी लगा देगा और हर समय उस पर नज़र रखेगा। रोज़ शाम को जाता रूपाली के घर और एक बार कसकर रूपाली को गले लगाता, लेकिन उसको देखकर एकदम प्रफुल्लित होने वाली रूपाली अब बुझे मन से उसका स्वागत करती। वो थकी हुई और बोझिल लगती। देवांश उसको सांत्वना देता, बस कुछ दिन की बात है, लेकिन अब उसके लिए ये स्थिति असहनीय होती जा रही थी। देवांश ऑफिस में बैठा विचार कर रहा था आगे क्या करना है। लाचारी में उसने जोर से पेपर वेट फर्श पर देकर मारा। क्या करें क्या ना करें, यही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था। देवांश जब भी रूपाली द्वारा बताया गया अमरजीत वाली घटना याद करता, उसका दिल भारी हो जाता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। अगर उस दिन अमरजीत अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो आज रूपाली शायद जिंदा नहीं होती। रूपाली धैर्य क्यों नहीं रख रही है? उसकी ज़िंदगी को इतना बड़ा खतरा है। पहले 4-5 दिन देवांश ने समझाने की कोशिश की और रूपाली ने ध्यान से सुना भी, लेकिन फिर हाँ हूँ करके बात टालने लगी। अब तो इस विषय पर कुछ सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि उसे लगता उसके जाने पर वो ज़बरदस्ती कोई ना कोई काम करने लगती और उसके जाने का इंतज़ार करती। ये सोच सोच कर देवांश का सिर भारी हो रहा था। कई दिन से ठीक से सोया भी नहीं था, लेकिन जब तक खतरा टलता नहीं वो रुक नहीं सकता। रूपाली भले ही धैर्य खो दे, खतरे को गंभीरता से ना ले, देवांश को लगता उसे तो सतर्क रहना ही होगा। अगर समाज के कहने सुनने की परवाह ना होती तो रूपाली को अभी से अपने घर में लाकर रख लेता, फिर वो रात को भी उसकी नज़रों के सामने रहती, उसे निश्चिंता रहती। वो समाज की परवाह भी नहीं करता, लेकिन जवाहर के कारण ऐसा नहीं कर रहा था। एक दिन के 4 बजे के आसपास उसने रूपाली को फ़ोन किया। सुबह से वो सुगंधा के साथ अनाथ आश्रम की जमीन पक्की करने के चक्कर में लगा था। उसे समय नहीं मिला। जैसे ही ध्यान आया वो हड़बड़ा गया और तुरंत उसने रूपाली को फ़ोन किया। रूपाली उस समय बहुत उकताहट महसूस कर रही थी। इस स्थिति में ना कहीं आना जाना और ना कोई मिलने आ रहा था उससे। एक खौफ का माहौल अलग बना रहता हर समय। देवांश फ़ोन पर थकी सी आवाज़ में बोला, रूपाली तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रूपाली उस समय इतनी भरी बैठी थी कि एकदम से चिल्ला पड़ी, क्या ठीक है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है वो जेल से छूट गया और मैं जेल में कैद हो गई हूँ। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक बार में ही आकर वो मुझे मार दे, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। देवांश सुनकर सख्ती में आ गया, बहुत प्यार से बोला, ऐसा मत कहो रूपाली, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। रूपाली का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। क्या ठीक हो जाएगा? कोई निश्चित समय की बात हो तो इंसान बर्दाश्त कर ले, बहुत हो गया। अब खुद पैनिक में हो और मुझे भी बेमतलब का डरा रखा है। गार्ड वगैरह सब हटा दीजिए। देवांश लगभग चीखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? रूपाली भी चीखते हुए बोली, आपको बस अपनी चलानी होती है, आप कभी नहीं बदल सकते। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और बार बार फ़ोन मत करिएगा। रूपाली ने फ़ोन काट दिया। देवांश उस समय सुगंधा के साथ किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठा था। फ़ोन रखकर उसने गुस्से में हाथ टेबल पर मारा, फिर अपने माथे को जोर से उंगलियों से दबाया। सुगंधा समझ गई दोनों में किसी बात को लेकर तनाव है। उसने देवांश से पूछा तो देवांश ने सारा माजरा बता दिया। 7 बज गए और देवांश रोज की तरह ऑफिस से घर जाते हुए नहीं आया। रूपाली को अपने व्यवहार पर दुख हो रहा था। सोच रही थी देवांश आएगा तो माफ़ी मांग लेगी, आखिरकार तो उसकी सुरक्षा के लिए ही सब कुछ रहा था। वो 7:30 बज गए और देवांश नहीं आया। रूपाली को ग्लानि महसूस होने लगी। सोचा थोड़ी देर और इंतजार करके वो स्वयं देवांश को फ़ोन करके माफ़ी मांगेगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसे लगा देवांश होगा। वो भागी खोलने, लेकिन सुगंधा आई थी। रूपाली ने झुक कर पैर छुए तो वो मुस्कुराकर बोली, बस बस रहने दो, मुझे सचमुच सास की फीलिंग हो रही है। राधिका हंसते हुए बोली, बहन जी, सास तो आप बनने वाली ही हो, तो सास की फीलिंग होनी ही चाहिए। सुगंधा बोली, तो हम दोनों सास बहू को थोड़ी देर के लिए अकेले बात करने दीजिए। राधिका बोली, जी ठीक है, मैं अंदर हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। सुगंधा बैठते हुए बोली, बहुत परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? रूपाली नहीं जानती थी सुगंधा कितना जानती है और देवांश उसे कितना बताना चाहता है। हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सुगंधा गंभीरता से बोली, मैं उस समय देवांश के साथ थी जब उसने फ़ोन तुम्हें किया था, बहुत परेशान लग रहा था। मैंने पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। रूपाली सिर झुकाए बैठी रही तो सुगंधा बोली, देखो ये तुम दोनों के धैर्य की परीक्षा है, तुम्हें उसकी स्थिति समझनी चाहिए। वो कितना डरा हुआ है तुम्हें खोने के डर से।
उसके दोनों माता पिता इतनी कम उम्र में उसको छोड़कर चले गए। अपनों को खोने का डर तुम शायद नहीं समझ पा रही हो। रूपाली पहले ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। रुआसे स्वर में बोली, मैं समझ रही हूँ, उनका प्रेम ही उन्हें इतना चिंतित कर रहा है, लेकिन मेरा पैसेंस खत्म हो गया था। सुगंधा बोली, इस परेशानी की घड़ी में अपने प्रेम को मत खत्म होने दो। बहुत मुश्किल से मिलता है सोलमेट। रिश्तों में परेशानी आती है, लेकिन संभल कर नहीं चलोगी तो ख़त्म हो जाएगा और फिर पछतावा हाथ लगता है। रूपाली रोने लगी। आप सही कह रही हैं, मुझे देवान जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत नाराज़ है ना मुझसे। सुगंधा बोली, अभी कोई देर नहीं हुई है, उससे बात करोगी तो वो समझ जाएगा। बस आगे के लिए वार्निंग देने आई हूँ। प्यार के कारण तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा है, ये कोई जुर्म नहीं है। रूपाली आंसू पोंछती हुई बोली, नहीं, वो बात नहीं थी। सुगंधा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे लड़के पेड़ पर नहीं उगते, जब मन आया तोड़ लिया। इतना सुंदर, सफल, केयरिंग बंदा हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आता, और तुम उसकी केयर नहीं कर रही हो। रूपाली एकदम से बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। सुगंधा उठते हुए बोली, ठीक है, फिर अपने रिश्ते को संभाल कर रखना, नहीं तो सारी ज़िंदगी पछतावा रहता है। मुझे देखो, देवांश के डैड का साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। सुगंधा तो चली गई, लेकिन रूपाली के दिल में हलचल मच गई। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कैसे देवांश से इतनी कठोरता से बात की। रूपाली ने फ़ोन मिलाया। देवांश के घर पर किसी ने नहीं उठाया। ऐसा कैसे हो सकता है? देवांश को इस समय घर में होना चाहिए था, या उसका कोई ना कोई सहायक अवश्य होता है घर में। उसको बहुत चिंता होने लगी। कहीं देवांश ने गुस्से में आकर कुछ अजीब से ख्याल दिमाग में आ रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब देवांश से बात नहीं हो पाई तो उसने सोचा देवांश के घर जाकर उससे माफ़ी मांगेगी, उसे मनाएगी। मम्मी और डैडी खाना खाकर कमरे में लेटे थे। उसने सोचा चुपचाप जाना उचित होगा। उनसे पूछेगी तो मना कर देंगे। 1-1.5 घंटे में चुपचाप देवांश से बात करके वो वापस भी आ जाएगी। देवांश की भेजी हुई गाड़ी को उसने 7 बजे ही भेज दिया था। ये सोचकर अब रात को कहाँ जाएगी। थोड़ा डर भी लग रहा था जाने के नाम पर, लेकिन मन भी नहीं मान रहा था उसका। उसकी बातें सुनकर ना जाने देवांश पर क्या गुजर रही होगी। वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर आई। दूसरे कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही थी। वह दोनों टीवी देखने में व्यस्त होंगे सोचकर वो दबे पांव घर के बाहर आ गई। चाबी उसके पास ही है। सोच रही थी चुपचाप लौटकर घर में प्रवेश कर लेगी। बाहर आई तो गार्ड भी कहीं नहीं नजर आया। या तो खाना खाने गया होगा या हल्का होने। उसके लिए तो अच्छा ही था, नहीं तो वही मना कर देता कहीं नहीं जाना है इस समय। उसने जल्दी से अपनी स्कूटी निकाली और बिना स्टार्ट किए बाहर सड़क तक ले आई। उसने सोचा था घर से थोड़ी दूर जाकर स्कूटी चालू करेगी। स्कूटी खड़ी करके हेलमेट पहनने लगी। उसके पास एक मारुति वैन आकर रुकी और उसमें से एक हाथ ने पूरी ताकत से उसे वैन में खींच लिया। रूपाली कुछ समझ पाती इससे पहले ही वैन तेजी से आगे बढ़ गई। उसको खींचने वाला अमरजीत था। उसने खौफ को हकीकत में सामने बैठा देख वो कांप गई। उसने डरते डरते पूछा, क्यों किडनैप कर रहे हो, क्या चाहते हो? अमरजीत एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे अलावा मैंने और कुछ नहीं चाहा। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, मुझे जेल भिजवाया। रूपाली सहमते हुए बोली, देखो जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझे घर जाने दो। अमरजीत गुस्से में चीखा, भूल जाऊं? जेल में इतनी परेशानी झेली, भूल जाऊं? और तुम उस रईसजादा के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। कितने दिनों से ताक में बैठा था, उस हरामी ने क्या कुछ नहीं किया अपनी तितली की सुरक्षा के लिए। जोर से हंसते हुए अमरजीत ने रूपाली की गर्दन पकड़ ली और बोला, इस तितली के पंख तो मैं मसल दूंगा, फिर देखना कैसे तड़पेगा। रूपाली को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों देवांश की बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्यों धैर्य खोया, अपनी ज़िंदगी मुसीबत में डाली। रोते हुए रूपाली बोली, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? एक थप्पड़ मारते हुए अमरजीत चीखा, मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी, कॉलेज से मुझे निकलवा दिया, जेल में सड़ा तेरे कारण, और पूछ रही है? इतने गुस्से में आ गया था वो कि उसकी आवाज़ कांपने लगी। आंखें लाल हो गई। बात भी पूरी नहीं कह पाया। रूपाली सहम गई और चुप हो गई। समझ गई अमरजीत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसका गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे सुबकने लगी। उसे अब अपने बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। किसी को पता ही नहीं चलेगा उसको अमरजीत उठाकर ले गया है और कहाँ ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही राधिका ने सोचा, रूपाली से पूछती हूँ अकेली बैठी क्या कर रही है और सुगंधा से क्या बात हुई। जब कमरे में रूपाली नहीं दिखी तो उसने सारे घर में ढूंढ लिया, लेकिन रूपाली का कोई नामो निशान नहीं था। बाहर जाकर देखा तो आगे वाला गार्ड गायब था और पीछे वाले से पूछा तो उसे कुछ नहीं पता था।
राधिका के हाथ पैर फूल गए। रूपाली की स्कूटी भी गायब थी। उसने देवांश को फ़ोन मिलाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। राधिका ने फिर कोशिश की, तब देवांश ने फ़ोन उठाया। राधिका ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, बेटा कहाँ चले गए थे? इतनी देर से फ़ोन लगा रही थी। देवांश थकी आवाज़ में बोला, रामदीन सीढ़ियों से गिर गया था। दूसरे सहायक की मदद से उसे अस्पताल लेकर गया था। घर पर कोई नहीं था। राधिका रोते हुए बोली, पता नहीं रूपाली कहाँ चली गई है। घर में नहीं है, बाहर उसकी स्कूटी भी नहीं है। देवांश लगभग चीखते हुए बोला, कहाँ चली गई? बाहर गार्ड से पूछा। राधिका ने डरे हुए स्वर में कहा, एक गार्ड का कुछ अता पता नहीं। देवांश ने बोलते हुए, मैं आ रहा हूँ, फ़ोन काट दिया। देवांश के हाथ पैर फूल गए। जिस बात का डर था वही सच हो गया। रूपाली की जान खतरे में। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उस संस्था को फ़ोन किया जिसके गार्ड उसने रूपाली के घर के बाहर खड़े किए थे। उनके कंट्रोल रूम से उस गार्ड से संपर्क करने को कहा। कुछ पल बाद ही गार्ड कंपनी से फ़ोन आया, सर गार्ड से संपर्क हो गया। रूपाली मैडम को एक मारुति वैन से किडनैप कर लिया है। हमारा गार्ड ने उस वैन का पीछा किया। उसने बताया शहर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर रूपाली जी को लेकर गया है। बस 2 ही आदमी हैं अंदर, और हो तो पता नहीं है। हमारे गार्ड ने तुरंत सहायता मंगाई है। देवांश ने तुरंत पुलिस को बताया और उस स्थान के लिए निकल गया। वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाकर फैक्ट्री पहुंच गया। ना तो पुलिस आई थी, ना कंपनी से कोई पहुंच पाया था। उसको देखते ही गार्ड ने बताया, बड़ा दरवाज़ा जिससे अमरजीत घुसा था वो बंद है। पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाकर उसे एक छोटा आपातकालीन दरवाज़ा मिला जो खुला है। देवांश गार्ड के साथ उस दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर का दरवाज़ा देख उसकी रूह कांप गई। रूपाली को एक कुर्सी पर बांध रखा था। अमरजीत चाकू की धार एक तरफ बैठा तेज कर रहा था। उसका एक साथी एक तरफ हंस रहा था। अमरजीत बोल रहा था, इस चेहरे पर तुझे बहुत घमंड है ना? ऐसा बिगाड़ूंगा कि ज़िंदगी भर कोई देखना भी नहीं चाहेगा। फिर फरमाइयो इश्क। रूपाली डर के कारण सुबक रही थी। देवांश का दिल रूपाली की सूझा को लेकर कांप रहा था। उसने फुसफुसा कर गार्ड से कहा, अमरजीत के साथी को पीछे से जाकर दबोच लो, मैं अमरजीत को संभाल लूँगा। जैसे ही गार्ड ने अमरजीत के साथी को पीछे से दबोचा, उसकी चीख निकल गई। अमरजीत ने आश्चर्य से देखा अपने साथी की तरफ, फिर उसका ध्यान देवांश की तरफ गया। अपनी जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन वो रूपाली से दूर था। देवांश तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अमरजीत ने उसको चाकू दिखाते हुए कहा, अब एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं चाकू तुम्हें मार दूंगा। उसको देखते हुए देवांश एक एक कदम आगे बड़ी सतर्कता से बढ़ा रहा था। रूपाली देवांश को देख जोर जोर से रोने लगी और बोली, आप आगे मत बढ़ो, वो चाकू मार देगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी बात नहीं मानी। ऐसे अकेले घर से बाहर निकल गई और चीखती जा रही थी, आप लौट जाएं, लग जाएगी। अमरजीत गुस्से से कांपने लगा। चुप हो जा साली, नहीं तो चाकू मैं तुझे मार दूंगा। एक तरफ रूपाली का चीखना चिल्लाना, दूसरी तरफ देवांश के बढ़ते कदम। अमरजीत का दिमाग बौखलाने लगा। देवांश बहुत सदे हुए शांत भाव से सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा था। रूपाली ने फिर चिल्लाते हुए आंखें बंद कर ली, प्लीज़ आगे मत बढ़ो, वो चाकू मार देगा। देवांश एक झटके से अमरजीत को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन तभी अमरजीत ने उस पर वार कर दिया। बचते बचाते भी देवांश के कंधे पर चाकू लग ही गया, लेकिन उसकी परवाह किए बिना उसने अमरजीत को दबोच लिया। देवांश अमरजीत पर घूंसे बरसा रहा था, तभी पुलिस आ गई और अमरजीत तथा उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। देवांश का खून बह रहा था। रूपाली कि जैसे ही किसी ने रस्सी खोली, वो देवांश के पास भागी। देवांश को देखकर उसका दुख और पीड़ा से बुरा हाल था। उसे होश नहीं, कोई चिल्ला रहा था, देवांश को हॉस्पिटल ले चलो। अफरा तफरी मची हुई थी और देवांश का चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। देवांश ने मुस्कुराने की कोशिश की और रूपाली से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? रूपाली ने रोते हुए कहा, हाँ। तभी कुछ लोगों ने देवांश को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और उसे अस्पताल ले जाने लगे। रूपाली भी साथ में बैठ गई। वो देवांश का हाथ पकड़कर बैठी थी, लेकिन देवांश कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वो लगभग बेहोश होता जा रहा था। रूपाली मन ही मन बुदबुदा रही थी, ठीक हो जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे बहुत डर लग रहा था। वो तो देवांश को ठीक से बता भी नहीं पाई थी उसको कितना चाहती। हे भगवान, क्यों देवांश की बात नहीं सुनी? कहीं देर ना हो जाए। अस्पताल में भी रूपाली देवांश के पास ही बैठी रही। उसके माता पिता आ गए थे और रात काफ़ी होने के कारण सब कह रहे थे घर जाने को, लेकिन वो नहीं मानी। डॉक्टर ने आश्वासन दिया, देवांश ठीक है, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, कुछ दिन उसे दर्द रहेगा लेकिन जल्दी घाव भर जाएगा। डॉक्टर ने भी समझाया रूपाली को कि घर जाओ,
देवांश दवाइयों के कारण सोता रहेगा, लेकिन रूपाली नहीं मानी। वो उसके उठने का इंतजार करती रही। उसे झपकी आती तो बार बार देवांश पर होता चाकू का वार सपने में दिखता और वो घबरा कर उठ जाती। फिर देवांश को सोया देख उसका मन शांत हो जाता। देवांश की जब आँख खुली तो वो सोचने लगा वो कहाँ है। फिर समझ आया तो उसे रूपाली की चिंता हुई। वो परेशान सा हिला तो उसको शरीर पर दर्द की लहर सी उठी। उसके मुंह से चीख निकली। रूपाली एकदम से बोली, आप ठीक तो है ना? रूपाली की आवाज़ सुनकर उसे राहत मिली। उसे याद आया कैसे अमरजीत ने उस पर चाकू से हमला किया था। उसने थोड़ा सिर घुमाकर देखा तो रूपाली खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता भरी थी। कपड़े और बाल अस्त व्यस्त थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन उसे होश में आया देख अधरों पर मुस्कान तैर रही थी। रूपाली पलंग पर उसके पास बैठते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। देवांश ने कराहते हुए कहा, नहीं रूपाली, हम उस हादसे के बारे में अब एक शब्द नहीं कहेंगे। रूपाली ने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसके बगल में लेटते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ये तो बता सकती हूँ मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। देवांश हंसते हुए बोला, इसकी इजाज़त है। यहाँ लेटे हुए भविष्य की योजना बना लेते हैं। कब और कैसे शादी करनी है, हनीमून पर कहाँ जाना है, कितने दिन का है। कोई जवाब नहीं मिला तो उसने थोड़ा मुड़कर देखा। रूपाली निश्चिंत हो सो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से उसके बाल सहलाए और आंखें बंद करके लेट गया। अगले हफ्ते ही दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी की, जिसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी। तभी देवांश रूपाली को लेकर हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चले गए। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।